वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। वन कॉन्सेप्ट आ डे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, तभी हम जानेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसके तहत जो भी हमारा सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, वो क्या एडजस्ट करता है? इट एडजस्ट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए कोई भी सेंट्रल बैंक जो होता है किसी भी कंट्री का, वो मनी सप्लाई को एडजस्ट करता है। हु फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी? जैसे इसका मैं आंसर दे चुका हूं, सेंट्रल बैंक जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करता है। इंडिया में ये काम आरबीआई का है। What is the objective of monetary policy? मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से मनी सप्लाई को एडजस्ट किया जाए सो दैट जो इन्फ्लेशन है उसको अंडर कंट्रोल रखा जा सके, और साथ ही साथ जो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे वो भी पूरे किए जा सके। तो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के। सबसे पहला कि इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखो, और दूसरा कि जो ग्रोथ है इकोनॉमी की उसको भी सपोर्ट कर पाए। मॉनेटरी पॉलिसी ये काम कैसे करती है? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या एडजस्ट कर रही है? मॉनेटरी पॉलिसी जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी है, जो मनी सप्लाई है, उसको इस तरह से मेंटेन करना चाहती है कि जो आपकी इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, वो कंट्रोल में रह सके। इन्फ्लेशन डिपेंड करता है किस पे? कि आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कैसा है। अगर बहुत ज्यादा मनी है, एक्सेसिव मनी है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है, तो क्या होगा? डिमांड ज्यादा होगी। और जब मान लीजिए डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई जो है उसको पूरा नहीं कर पाती है, उसी की वजह से तो इन्फ्लेशन होता है। तो मनी सप्लाई जब एक्सेस में होती है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है, तो डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई अचानक से इंक्रीज नहीं हो सकती है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो अगर इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है तो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो अपनी तरफ से क्या कर सकती है कि वो मनी सप्लाई को इस तरह से एडजस्ट कर सकती है कि लिक्विडिटी जो है बहुत एक्सेसिव मार्केट में ना रहे। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स, अब जब आपको ग्रोथ करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना, कि इकोनॉमी में पैसा लगे, इन्वेस्टमेंट आए। इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या होगा? ग्रोथ होगी। तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कैसे आएगा? जब बैंक्स लोन देंगे, जब एनबीएफसी लोन देंगी। तो इतना भी जो अपने मनी सप्लाई है उसको इतना भी कम नहीं कर देना है कि आप ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाओ। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो ध्यान में रख के करके मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, मनी सप्लाई को एडजस्ट किया जाता है। और अब आप जानते होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या टारगेट करती है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है जिसके तहत मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। एक इन्फ्लेशन की रेंज दे दी है गवर्नमेंट ने आरबीआई को कि 4% ±2%, कि आपको इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रखना है। ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट होना चाहिए। तो जो आरबीआई है जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है तो वो इस बात को ध्यान में रखता है कि इकोनॉमी में क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई दर कैसी है, उसके हिसाब से वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ट्विक करता है, मनी सप्लाई को एडजस्ट करता है। तो मनी सप्लाई को कैसे एडजस्ट करता है? उसके पास कुछ टूल्स हैं। वो टूल्स क्या हैं? सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स की। दो तरह के होते हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या क्या आते हैं? कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है, कुछ रिजर्व में पोर्शन रखना होता है बैंक को। कुछ की रेट्स हैं जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है आरबीआई कंडक्ट करता है, और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये 4 तरह के क्वांटिटेटिव टूल्स है। अब इनको डिटेल में एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट की। स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट में सबसे पहला है एसएलआर। एसएलआर की क्या फुल फॉर्म है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। इसमें अब बैंक को क्या करना होता है? जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनको जो भी उनकी नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज हैं, मतलब जो भी उनके पास डिपॉजिट्स हैं, उसका कुछ हिस्सा, उसका कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। कि मान लीजिए
कि बैंक के पास 100 रुपए हैं डिपॉजिट में, तो उनको मान लीजिए अगर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो 20% है, तो बैंक को अपने इन 100 रुपए में से 20 रुपए एज रिजर्व रखने पड़ेंगे। किस चीज में लगाने पड़ सकते हैं, कैसे ये 20 रुपए मेंटेन कर सकते हैं, या तो वो कैश की फॉर्म में मेंटेन करें, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदें उस पैसे से, उसको मेंटेन करके रखें, या फिर गोल्ड की फॉर्म में। तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो ये कहता है कि बैंक को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में से कुछ पोर्शन जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो अभी कितना स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो है, अभी 18% है। और ये कौन बताता है, आरबीआई ही बैंक्स को गाइड करता है कि कितना उनका स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होना चाहिए। आरबीआई जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम इसको चेंज भी कर सकता है। तो मान लीजिए कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या कर सकता है कि वो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को इंक्रीज करेगा। अगर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो इंक्रीज करता है तो क्या होगा कि बैंक को अब ज्यादा पोर्शन जो है वो निकाल करके रखना पड़ेगा, है ना, एज अ रिजर्व, और वो उसको लोन में नहीं दे पाएंगे। तो अगर बैंक कम पैसा लोन में दे पाएगा तो क्या होगा, लोगों के पास कम पैसा आएगा, जो डिमांड है वो इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज हो जाएगी, और डिमांड अगर डिक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जो अगर इन्फ्लेशन होगा तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को बढ़ा दिया जाएगा, और वाइस वर्सा अगर इन्फ्लेशन बहुत कम है तो आरबीआई स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को कम कर सकता है, सो दैट बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाए, उसकी वजह से डिमांड क्रिएट हो इकोनॉमी में और थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़े। CRR यह है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है, जो नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज हैं बैंक्स की, उसमें से उनको कुछ हिस्सा एज कैश मेंटेन करना पड़ता है विद आरबीआई। अभी कैश रिजर्व रेशियो कितना है, 4%। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी बैंक के पास 100 रुपए हैं एज ए डिपॉजिट, तो उनको 4% उसमें से एज कैश आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है। इसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये भी सेम तरह से काम करता है जैसे एसएलआर, कि मान लीजिए इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो आरबीआई क्या कर सकता है कि सीआरआर को इंक्रीज कर देगा, और सीआरआर इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक्स को अब ज्यादा पैसा जो है आरबीआई के पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा एज कैश। तो उनके पास पैसा क्या हो गया, कम हो गया, बैंक्स के पास पैसा कम हो गया, तो आगे लोन देने की जो उनकी कैपेबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो गई। अब लोन कम देंगे तो जो इकोनॉमी में डिमांड है वो रिड्यूस होगी, डिमांड रिड्यूस होगी तो इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ जाएगा। तो इस तरह से स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट जो टूल्स है एसएलआर और सीआरआर, इनको भी यूज कर सकता है आरबीआई। इसके अलावा की रेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट से क्या समझते हैं कि बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स आपको लोन देते हैं और आप बैंक्स के पास डिपॉजिट रखते हैं। तो जो बैंक्स लोन दे रहे हैं वो उनके लिए क्या है, एसेट्स हैं, और जो आप डिपॉजिट उनके पास रख रहे हैं वो उनके लिए लायबिलिटी है ना, क्योंकि कल के दिन को आप अपना पैसा मांगेंगे तो उनके लिए तो लायबिलिटी ही कि आपको उनको जो है आपका पैसा चुकाना पड़ेगा, और जो उन्होंने लोन दिए हैं वो उनके लिए एसेट है, क्योंकि उनकी जो इनकम है, इंटरेस्ट मिलता है, वो उन्हीं लोन से आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बैंक्स के पास एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाता है, कि मतलब डिपॉजिट्स ज्यादा आ गए हैं, लोन वो कम दे पाए हैं, है ना, या लॉन्ग टर्म लोन दे दी है, डिपॉजिट जो है वो शॉर्ट टर्म है। तो इस लिक्विडिटी जो मिसमैच हो गया है उसको एडजस्ट करने के लिए बैंक्स जो है आरबीआई से बोरो करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म फंड्स वो लेते हैं कहां से, आरबीआई से। तो आरबीआई जो है उनको एज अ लोन वो देता है, तो जिस रेट पे उनको वो शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं रेपो रेट, है ना। ये बात आप बहुत सुनते रहते होंगे, रेपो रेट। रेपो का मतलब क्या होता है, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। किस चीज का रीपर्चेज, जब बैंक्स जो है आरबीआई के पास जाते हैं कि देखिए हमारी जो लिक्विडिटी है उसमें थोड़ा मिसमैच हो रहा है, आप हमें शॉर्ट टर्म के लिए कुछ लोन दे दीजिए, तो आरबीआई भी कहेगा मैं ऐसे कैसे दे दूं, आप कुछ कोलेट्रल रखिए, है ना। तो जो कोलेट्रल रखा जाता है वो क्या रखा जाता है, बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखते हैं। आपने देखा ना कि एसएलआर में क्या होता है कि उनको कुछ पैसा एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर कैश या फिर गोल्ड में मेंटेन करना होता है।
तो जो बैंक्स होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज कोलेट्रल रखते हैं और कोलेट्रल रखने के बाद उनको लोन मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसमें रीपर्चेज ऑब्लिगेशन कहां से आया? आरबीआई ये कहता है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज कोलेट्रल रखिए, हमसे शॉर्ट टर्म में लोन ले जाइए, मान लीजिए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और जब आप पैसा वापस करें तो आप अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको लेकर के चले जाइए, मतलब कि रीपर्चेज कर लीजिए। तो ये होता है रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट कब है? जब बैंक्स लोन लेने जा रहे हैं आरबीआई के पास। रिवर्स रेपो क्या होता है? जब मान लीजिए कि बैंक्स के पास बहुत एक्सेसिव फंड्स आ गए हैं, बहुत सारी डिपॉजिट्स आ गए, तो बैंक सोचते हैं कि इसको रख के क्या करें। तो बैंक्स क्या कर सकते हैं कि पैसा लोन में देने की बजाय अपना पैसा आरबीआई के पास पार्क कर सकते हैं। तो आरबीआई उनको जो है कुछ इंटरेस्ट रेट देता है, इंटरेस्ट देगा। तो जो इंटरेस्ट आरबीआई बैंक्स को दे रहा है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए कैसे जो है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट करता है? तो देखिए, रेपो रेट का मतलब क्या है कि जिस रेट पे बैंक्स को लोन दिया जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो मान लीजिए कि इन्फ्लेशन हाई है, इन्फ्लेशन हाई है, तो बैंक आरबीआई क्या करेगा कि अपने रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। रेपो रेट को इंक्रीज करने से क्या होगा कि बैंक्स जो है वो डिसइंसेंटिवाइज होंगे, मतलब बैंक्स जो है आरबीआई के पास नहीं जाएंगे। वो कहेंगे यार कि तो बहुत महंगे रेट पे जो है लोन दे रहे हैं, तो छोड़ो, हम लोन नहीं लेते हैं, अब रहने देते हैं। तो क्या होगा कि बैंक्स के पास जो है पैसा जो है वो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी लेकिन उन्होंने लिया नहीं। अब अगर बैंक्स के पास थोड़ा पैसा कम हो जाएगा तो वो आगे लोन भी कम देंगे, लोन कम देंगे तो जो लिक्विडिटी है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगी और डिमांड जो है वो रिड्यूस होगी। तो इसलिए जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या करते हैं, आरबीआई क्या करता है, अपने रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, सो दैट बैंक्स जो है आरबीआई के पास पैसा मांगने ना आए और आगे जो वो लोन दे वो कम दे। तो उससे क्या होगा कि डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। रिवर्स रेपो रेट कि मान लीजिए इन्फ्लेशन हाई है, तब क्या करेगा आरबीआई? तब भी वो यही करेगा कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा कि बैंक सोचेंगे यार लोन दे रहे हैं, इतना रिस्क भी है और इतना अच्छा इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा, आरबीआई के पास पैसा पार्क कर दो, कम से कम आरबीआई अच्छा इंटरेस्ट रेट तो दे रहा है। तो क्या होगा कि जो भी एक्सेस लिक्विडिटी थी बैंक्स के पास, आरबीआई ने उसको खींच लिया। तो अब बैंक्स जो है वो लोन कम देंगे या हायर इंटरेस्ट रेट पे देंगे। उसकी वजह से क्या कि जो लोन की डिमांड है वो कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली आपके अंडर कंट्रोल आ जाएगा। तो इस तरह से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को यूज करता है आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। रेपो रेट क्या है? आपका पॉलिसी रेट है, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है उसका जो कहना चाहिए कि जो रेट है जिसके हिसाब से, जिसके इर्द गिर्द सारी मॉनेटरी पॉलिसी घूमती है, वो रेपो रेट ही है। इसी को जो है वो चेंज किया जाता है, जनरली बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। जो स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है उनको आरबीआई इतनी जल्दी से चेंज नहीं करता है। किस चीज को चेंज करता है? रेपो रेट को चेंज करता है। और रेपो रेट के हिसाब से जो बाकी रेट्स हैं, जैसे रिवर्स रेपो रेट है, ये सब चेंज होते हैं। तो जो रेपो रेट है ये एंकर है ना, इसके इर्द गिर्द ही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी घूमती है। जैसे अभी रेपो रेट क्या है? 4%। ये हर 2 महीने में आरबीआई अनाउंस करता है कि रेपो रेट क्या होगा, और रेपो रेट के हिसाब से रिवर्स रेपो रेट को डिटरमाइन करता है आरबीआई। उसी के हिसाब से जो बाकी रेट्स हैं जिनके बारे में हम अब जानने वाले हैं, वो भी रेपो रेट के हिसाब से ही चेंज होते हैं। बैंक रेट क्या होता है कि अगर रेपो रेट से क्या मिल रहे हैं? शॉर्ट टर्म फंड्स। बैंक रेट पे क्या मिलते हैं? लॉन्ग टर्म फंड्स। अगर बैंक्स को लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत है तो वो आरबीआई के पास जाके कह सकते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए कुछ फंड्स चाहिए, तो जिस रेट पे आरबीआई उनको लोन देगा वो बैंक रेट होता है। आज के दिन पर अगर हम बात करें तो बैंक रेट को इस्तेमाल नहीं कर रहा है आरबीआई, बल्कि वो किसको इस्तेमाल कर रहा है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को। ये क्या चीज है? रेपो रेट में तो क्या हो रहा था कि जो भी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो में उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी बैंक्स के पास, वो उनको प्लेज कर रहे थे, उनको एज कोलेट्रल यूज कर रहे थे। बट कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक्स के पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी ना बचे, ऑलरेडी सारी वो आरबीआई के पास रखी हुई हो और बैंक को अचानक से जरूरत पड़ जाए पैसे की, तो वो क्या करेगा?
तब वो आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई कहेगा कि चलिए ठीक है, आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, आपकी सारी एग्जॉस्ट हो चुकी है, हम आपको पैसा तो देंगे बट पीनल रेट पर देंगे। पीनल रेट का मतलब क्या कि रेपो रेट से ज्यादा के ब्याज दर से देंगे। कि मान लीजिए अगर रेपो रेट 4% है तो पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 1% एक्स्ट्रा लेंगे हम आपसे, हम 5% लेंगे। तो ये हुई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कि जब बैंक्स को लिक्विडिटी की जरूरत पड़ जाए, बहुत अचानक से कोई लिक्विडिटी शॉक उनको लगे बैंक्स को, तब बैंक्स जब उनके पास जो है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ना बचे, तब बैंक्स जाकर के आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड गई है इसको कहा गया है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और ये पीनल रेट पर मिलती है, मतलब रेपो रेट से कुछ ज्यादा रेट पर मिलेगी। और ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट है ये भी रेपो रेट के हिसाब से ही डिटरमाइन होता है। रेपो रेट एंकर है, उसके हिसाब से रिवर्स रेपो रेट और पीनल रेट जो है वो डिटरमाइन होता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि बीच में है रेपो रेट, इधर रिवर्स रेपो रेट और इधर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और ये जो पूरा कॉरिडोर बना आपका, इसको कहते हैं हम पॉलिसी कॉरिडोर। इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉलिसी कॉरिडोर। पॉलिसी कॉरिडोर का मतलब क्या हो गया, जो गैप है रिवर्स रेपो रेट के और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बीच का, इसको हम पॉलिसी कॉरिडोर कहते हैं। क्योंकि रिवर्स रेपो रेट थोड़ा सा कम होता है रेपो रेट से, और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेपो रेट। तो इनके बीच का जो गैप हुआ उसको कहते हैं पॉलिसी कॉरिडोर। कॉरिडोर क्या होता है, गलियारा, है ना। तो ये पॉलिसी का हमारा गलियारा कि मिनिमम इतना इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई देता है और मैक्सिमम किस रेट पर लोन दे सकता है, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट होगा। तो ये पॉलिसी कॉरिडोर हो गया। तो इन की रेट्स को एडजस्ट करके भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को अपनी ट्वीक करता है। इसके अलावा और कौन से क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पढ़े हैं हमने, दो और थे, एक तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स। ओपन मार्केट में ऑपरेशंस में आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई के पास क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या हो गया, जब सरकार को पैसा चाहिए होता है तो वो आरबीआई के पास जाता है, क्योंकि आरबीआई क्या है, बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आप हमारे लिए पैसा जो है बोरो करिए मार्केट से। तो आरबीआई क्या करता है, बॉन्ड्स इशू करता है, या कहना चाहिए सिक्योरिटीज इशू करता है सरकार के लिए, कि सरकार को इतना पैसा जो है उठाना है। कि मान लीजिए सरकार को 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो आरबीआई क्या करेगा, 100 करोड़ की सिक्योरिटीज इशू करेगा। अगर वो लेस देन 1 ईयर है तो उनको कहा जाता है ट्रेजरी बिल्स। अगर वो मोर देन 1 ईयर का उनका टेन्योर है तो उसको कहा जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, दो तरह की, ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स। ट्रेजरी बिल्स अगर उनका टेन्योर 1 साल से कम का है, मतलब 1 साल से कि विद इन जो है गवर्नमेंट वो पैसा वापस कर देगी, तो वो ट्रेजरी बिल्स हो गए। मोर देन 1 ईयर है, मतलब लंबे टाइम के लिए सरकार ले रही है, 15 साल 20 साल में पैसा चुकाएगी, तो उसको कहा जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास होती हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का वो इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन या मॉनेटरी पॉलिसी। वो कैसे करते हैं कि मान लीजिए हाई इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन की दर को उनको कम लेकर के आना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। आरबीआई क्या करेगा कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको सेल करेगा इन केस ऑफ हाई इन्फ्लेशन। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो जो बैंक्स हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनको खरीदते हैं। अब उनको खरीदते हैं तो वो पैसा पे करेंगे आरबीआई को, तो जो पैसा है वो कहां ट्रांसफर हो गया, फ्रॉम बैंक्स या इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसके पास आ गया, आरबीआई के पास। तो जो लिक्विडिटी है बैंक्स की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो पास पैसा निकल गया उनके हाथ से, तो वो कम हो गई। अगर लिक्विडिटी कम हो गई तो क्या होगा, जो उनकी कैपेबिलिटी है टू गिव लोन्स वो रिड्यूस हो गई, और वो रिड्यूस हो गई तो जो डिमांड है इकोनॉमी में वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और इन्फ्लेशन जो है आपका घट जाएगा इस तरह से। और मान लीजिए अगर लो इन्फ्लेशन है तो क्या करेगा आरबीआई, क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगा। परचेज करेगा तो क्या करेगा, वो पैसा देगा, तो बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या इन जनरल पब्लिक को जो है उनके हाथ में पैसा पहुंचेगा। पैसा पहुंचेगा तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी या इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा।
इस तरह से जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यूज करके ओपन मार्केट में आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को ट्विक करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम भी बिल्कुल ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरह है, बस इसमें फर्क इतना है कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इसका यूज तब होता है जब हमारी कंट्री में कैपिटल इनफ्लो जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाए। कैपिटल इनफ्लो का क्या मतलब है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से हो रहा है, बहुत कैपिटल आ रहा है, बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तब क्या होता है कि अचानक से मार्केट में बहुत जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है ना। जब बाहर से पैसा आएगा, आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर की कंपनीज आ रही हैं, हमारे शेयर मार्केट में बहुत लोग पैसा लगा रहे हैं, तो क्या होता है कि एक्सेसिव मनी आ गया है मार्केट में। एक्सेसिव मनी आ गया है तो क्या होगा कि डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस जो एक्सेसिव लिक्विडिटी आ गई है इसको एडजस्ट करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही सेल परचेज करती है। तो अगर कैपिटल इनफ्लो ज्यादा है, मतलब कि एक्सेसिव लिक्विडिटी है, तो क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी तो क्या होगा? पैसा जो है मार्केट से एब्जॉर्ब हो जाएगा और आरबीआई के पास आ जाएगा। तो क्या होगा? डिमांड रिड्यूस होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। तो यह है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। फर्क सिर्फ इतना था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो इंटरनल फैक्टर्स को देखते हुए किया जाता है और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम तब की जाती है जब बाहर से पैसा जो है वो ज्यादा आ रहा हो, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में एक्सेसिव लिक्विडिटी। तो ये थे क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। इसके बाद देखते हैं कि क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं। क्या है वो क्वालिटेटिव टूल्स? क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब क्या है? जो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करते हैं मनी सप्लाई को, बल्कि इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। तो वो क्या है? सबसे पहला है फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले क्या है उसको समझ लीजिए। कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का गोल्ड है। अब आपको कुछ जरूरत पड़ी पैसे की, आप बैंक्स के पास जा रहे हैं कि हमें ये गोल्ड है, इसको एज कोलेटरल रख करके, इसको गिरवी रख करके आप हमें पैसा दे दीजिए। तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो आरबीआई फिक्स करता है। तो मान लीजिए कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है? 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक के पास अगर आप 1 लाख का गोल्ड लेकर के जाएंगे तो वो आपको 1 लाख रुपए का लोन नहीं देंगे, बल्कि कितना देंगे? 80,000 रुपए का लोन देंगे। तो जो 20% है वो क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट, वो उतना कम करके आपको देंगे। तो अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई क्या कर सकता है? इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगा। मान लीजिए कि 20% की जगह 30% कर दिया, तो अब आपको कितना लोन मिलेगा? सिर्फ 70,000 का लोन मिलेगा। तो क्या हुआ? उसने इन इफेक्ट जो है आपको जो लोन की क्वांटिटी थी वो कम कर दी, जिससे क्या होगा कि आपकी जो डिमांड कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई। तो जब डिमांड रिड्यूस हो गई तो इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल आ जाएगा। तो इस तरह से मार्जिन रिक्वायरमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिवली जो है आरबीआई जो है आपको कह सकता है कि आप ये काम करिए, या कि सपोज करिए कि वो रेपो रेट उसने डिक्रीज किया है आरबीआई ने, तो बैंक्स आपको रिक्वेस्ट कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, क्योंकि वो अथॉरिटी है, वही मॉनिटर करता है, रेगुलेटर है। तो वो आपको कह सकता है कि देखिए हमने जो है अपना रेपो रेट डिक्रीज किया है, तो आप भी अपना इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करिए। तो इस तरह से वो सिलेक्टिवली जो है आपको एडवाइस कर सकता है। और साथ में क्या कह सकता है कि मान लीजिए फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब जो दालें हैं ये सब चीजें मान लीजिए महंगी हो रही है, तो आरबीआई जो क्या कर सकता है कि सिलेक्टिवली कह सकता है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन ज्यादा दे रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोन दे रहे हैं उनको इंक्रीज करिए पैसा। एग्रीकल्चर सेक्टर के पास पैसा ज्यादा जाएगा तो जो किसान है वो इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई बढ़ेगी तो जो इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, फूड इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। मॉरल सुएशन जैसे मैंने अभी बताया कि वो एडवाइस कर सकते हैं, आपको सजेस्ट कर सकते हैं या कुछ डायरेक्शन भी दे सकते हैं। मॉरली आपको परसुएड करने की कोशिश करेंगे, जैसे आपके मम्मी पापा करते हैं ना, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी, वो आपसे बड़े हैं तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो आरबीआई भी एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी बैंक्स को सजेस्ट कर सकता है कि देखिए आप ऐसा करिए तो
आपको ज्यादा फायदा होगा या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। तो ये मॉरल सुएशन हो गया। तो ये क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स थे। तो हम जो लोग जो है वो डिटेल में अब देख चुके हैं कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे ट्वीक किया जाता है, क्या उसके डिफरेंट टूल्स होते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटिटेटिव इन्फ्लेशन कंट्रोल मेथड्स? फर्स्ट बैंक रेट, सेकेंड इज कैश रिजर्व रेशियो, थर्ड इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एंड फोर्थ इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी हमने देखा कि ये सारे के सारे ही क्या है, क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में यूज किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए? इट वुड बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मेंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? मेंस में आपसे पूछा जा सकता है with successive cuts in the policy rate, the RBI has been sending a signal to the rest of the banking system that the lending rate should come down, है ना। जैसे मैंने अभी कहा कि मॉरली स्वेड करते हैं या रेपो रेट का यही होता है। पॉलिसी रेट्स का मतलब क्या है? आपका यहां पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, वो सब है। तो अगर आरबीआई बार बार अपने रेपो रेट को कम करता है और वो कम करके कहां ले आया? आज 4% पे ले आया। इट इज सेंडिंग अ सिग्नल दैट जो लैंडिंग का रेट है, जिस रेट पर बैंक्स जो है आपको लोन देते हैं, वो भी कम होना चाहिए। हाउएवर द मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हैज बीन इनएफिशिएंट इन इंडिया, डिस्कस सजेस्ट मेजर्स टू टैकल द इशू। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको मेंस में टैकल करने पड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप कि आपको अब मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।